नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का युवाणी के विशेष अंक इनसे मिलिए में, जहां हम मिलते हैं उन लोगों से जो अपने क्षेत्र में कुछ अलग कर रहे हैं, नए विचारों के साथ समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं। आज हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित है एक ऐसे यंग रिसर्चर जो डेटा साइंस जैसे डायनामिक फील्ड में अपना योगदान दे रहे हैं। मैनेट भोपाल से रिसर्च स्कॉलर श्री अमित पटेल जी। अमित जी, आपका हमारे कार्यक्रम युवाणी के विशेष अंक इनसे मिलिए में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कार्तिक जी। मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे अपने अंक में बुलाकर मेरी बात लोगों तक पहुँचाने के लिए मुझे आमंत्रण किया। अमित जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी शिक्षा और कैरियर जर्नी का आरंभ कैसे हुआ और डेटा साइंस जैसे विषय में आपकी दिलचस्पी कैसे बनी। मैं अगर स्टार्टिंग से बताऊं तो मैं नर्मदापुरम जिले में एक छोटे से गांव जयहरपुर तहसील इटारसी से आता हूं। प्रारंभिक शिक्षा मेरी सरकारी गांव के स्कूल में ही हुई, लेकिन इसके बाद 8th के बाद जिला स्तर में एक्सीलेंस गवर्नमेंट स्कूल में अपने माता पिता के आशीर्वाद से मैं वहाँ दाखिला लिया। मैंने इंजीनियरिंग मैंने कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से की और मास्टर्स साइबर फॉरेंसिक से करने के बाद, गवर्नमेंट कॉलेज से करने के बाद कुछ वर्षों तक मैंने फॉरेक्स मार्केट के फील्ड में एज ए टेक्निकल एनालिस्ट के रूप में काम किया। और वहीं से मुझे डेटा की शक्ति का एहसास हुआ। मींस वहां से समझ में आया कि डेटा कितना इम्पोर्टेंट है डे टू डे लाइफ में। एक कहावत भी है नाउडेज, आपने सुनी होगी कि डेटा इज अ न्यू ऑयल। जी जी। पहले बोलते थे कि जो ऑयल है, कच्चा तेल है, उस पे हमारी अर्थव्यवस्था चलती थी देश जी की, दुनिया की। लेकिन अभी बोला जाता है डेटा इज अ न्यू ऑयल। मतलब डेटा के आधार पे अर्थव्यवस्थाएं मूव हो रही हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बन रही हैं। इवन अभी करंट में आईपीएल चल रहा है तो आप देख सकते हैं कि डेटा का कितना महत्व है। वहाँ खास आपको रोल निभा रहा है। खास रोल निभा रहा है। वहां पर कोई भी बैटर है, कोई टीम है, उसको किस तरीके से बैलेंस कर रहे हैं। कोई बैट्समैन अगर आउट भी हो रहा है तो वहां पे बता रहे हैं कि ये इन स्विंग पे ज्यादा आउट होता है, या फिर किस तरीके के गेंद को खेलने में ये बैट्समैन असमर्थ है। तो वो सब डेटा के कारण ही पॉसिबल हो पाया। जी जी जी। अमित जी, आजकल डेटा साइंस एक बज़वर्ड बन चुका है, लेकिन अक्सर लोगों में इस फील्ड को लेकर कई इल्यूजन्स भी होते हैं कि बस थोड़ा कोर्स किया और लाखों की नौकरी मिल गई। आप इस पॉपुलर इल्यूजन के बारे में क्या कहेंगे। आपने एकदम सही बिंदु उठाया है। आज डेटा साइंस को लेकर सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत ही भ्रम फैले हुए हैं। जी जैसे 3 महीने का कोर्स करो, 10 लाख की नौकरी पाओ। लेकिन जी हकीकत इससे बिल्कुल अलग ही है। डेटा साइंस एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जिसमें मैथ्स है, स्टेटिस्टिक्स है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, डोमेन का नॉलेज है, और सबसे ज्यादा मैं जैसे मानता हूँ सोचने समझने की विश्लेषणात्मक क्षमता, एनालिटिकल पावर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। जी तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, रेदर देन कि जो हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कि जो टूल्स जैसे पाइथन है, एक्सेल है, पावर बीआई है, ये सीख के आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो इनका कोलैबोरेटिव फील्ड है डेटा साइंस। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे मैं साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में शोध कर रहा हूँ, जी तो इसमें सिर्फ स्क्रिप्टिंग देख के आप ये नहीं बता सकते कि किस तरीके का अटैक हो रहा है। वहां पर आपको एनालिटिकल फाइल की समझ होनी चाहिए, ट्रैफिक पैटर्न्स की समझ होनी चाहिए, नेटवर्क का बिहेवियर की समझ होनी चाहिए। तो एक कोलैबोरेटिव वे में आप डेटा साइंटिस्ट की फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं, रेदर देन कि कोई पर्टिकुलर टूल्स के साथ आप इस करियर को परस्यू कर सकते हैं। तो ये सिर्फ नौकरी पाने की स्किल्स नहीं है, ये मेरे अगर मैं बोलूँ तो ये सोचने समझने की एक शैली है। जी जी। अमित जी, लेकिन यदि हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो डेटा साइंस की असली वैल्यू क्या है। आज के समय में इसका उपयोग किन किन फील्ड्स में हो रहा है, इस पे जरा सा आप प्रकाश डाल सकते हैं तो हमारे श्रोताओं के लिए बहुत अच्छी बात होगी। बिल्कुल कार्तिक जी, डेटा साइंस की असली वैल्यू डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज में है। अर्थात निर्णय जो लेते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, तथ्यों के आधार पर लेना। आज ये केवल एक ही इंडस्ट्री की बात नहीं है, बल्कि हर क्षेत्र की रीढ़ या बैकबोन बन चुका है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करें कि जब हेल्थ में कोविड आया हुआ था, जब तो वहाँ आरोग्य सेतु करके एक ऐप जो है आईसीएमआर और हमारे गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव था, तो उससे वो डेटा कलेक्ट करके आपकी जो रिसेंट हिस्ट्री थी उससे आपका कनेक्टिविटी बन रही थी कि अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव आता है तो उसकी रिसेंट हिस्ट्री कहाँ कहाँ गया हुआ था, किस किस लोगों से मिला हुआ था, तो उनको भी क्वारंटाइन करने में वो डेटा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। आईसीएमआर के भी उस टाइम पे काफी डेटा मॉडल्स जो थे, जो ये एस्टिमेशन लगा रहे थे कि संक्रमण कहाँ कहाँ फैलेगा। तो उस हिसाब से पहले से गवर्नमेंट पॉजिटिव मोड में आ जा रही थी, मतलब प्रिकॉशनरी मोड में आ जा रही थी।
अगर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बात करें तो जो सैटेलाइट डेटा होता है, जो वेदर फोरकास्टिंग होती है, तो एवरीबॉडी इज नोज अबाउट कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है आजकल डे टू डे लाइफ में। जो किसान है, मैं खुद एक गांव से आता हूं और एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं, तो मेरे फादर हैं, मेरे जो दोस्त हैं अभी जो खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, तो वो भी देखते हैं कि आज मौसम कैसा है, मौसम कब बदलेगा, फसल की बुआई कब करनी चाहिए, कटाई कब तक कर लेनी चाहिए, अगर हमको कोई फर्टिलाइजर का यूज करना है तो पानी क्या होता है कि आपने फर्टिलाइजर खेत में डाला और तुरंत पानी गिर गया तो वो इम्पैक्ट नहीं कर पाता है। तो डेटा दैट मच इम्पोर्टेंट इन एग्रीकल्चर नाउ डेज बिकॉज इन द रूरल एरिया एवरीबडी यूजिंग मोबाइल ऐप, और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। शिक्षा के क्षेत्र में आप देख लीजिए, जो स्कूल्स हैं आज, जो डेटा आधारित एनालिटिकल लर्निंग हो रही है, उससे जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी परफॉर्मेंस बढ़ के आ रहा है। पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को डे टू डे और आर्ली बेसिस पे मॉनिटर कर रहे हैं कि बच्चे हैं कहाँ एग्जैक्टली। ऐसे बहुत से मॉडल्स हैं जो बेसिकली नॉर्मल स्कूलों में भी एप्लीकेबल हैं, जो बच्चों की जो भी एक्टिविटी होती है उनका अपडेट डे टू डे पेरेंट्स को जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप पे जाता है। डेडिकेटेड एप्स बनी हुई हैं जिनसे अटेंडेंस मार्किंग हो रही है और कौन से सब्जेक्ट में आपका बच्चा वीक है उसमें आपकी परफॉर्मेंस निकल के आ रही है। तो डेटा बहुत ज्यादा क्रुशियल है आज की डेट में। और अगर मैं इस पे थोड़ा प्रकाश डालूं तो आप देखेंगे कि जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज जो बन रही हैं, जैसे जोमेटो की है, स्विगी की है, जो बड़े बड़े शहरों में चल रहे हैं, जोमेटो स्विगी, तो वो देख रहे हैं कि रेस्टोरेंट में कौन सा ऑर्डर किस टाइम पे ज्यादा आ रहा है। तो रेस्टोरेंट को भी अपडेट मिल रहा है कि आप किस तरीके से उस ऑर्डर को पहले से प्रिपेयर करके रखें। जैसे अभी क्लाउड किचन का कल्चर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो क्लाउड किचन में पता चलता है कि अभी शाम का टाइम है या वीकेंड का टाइम है, तो मटर पनीर की सेलिंग ज्यादा हो रही है, पर्टिकुलर डिश जो है उसकी सेलिंग ज्यादा हो रही है, गर्मी है तो कोई आइसक्रीम रिलेटेड या कुछ वैसी सेलिंग ज्यादा हो रही है। तो ये सब डेटा से ही समझ में आ रहा है। और करंट में अगर कोई मैं एग्जांपल दूं जिससे हमारी ऑडियंस उसको रिलेट कर पाए, क्योंकि आईपीएल सभी देख रहे हैं। हाँ जी। आईपीएल में डेटा का कितना इंपॉर्टेंस है ये बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कमेंटेटर ही इस चीज को बता के लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम डेटा को, कोई भी इवेंट को हम परिणाम के रूप में देखते थे, लेकिन आज हम देखते हैं कि वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। जी जी जी। अमित जी, क्या आपको लगता है कि डेटा साइंस ने हमें दुनिया को देखने का एक नया नजरिया दिया है, एक नई आई, न्यू आई जो कहते हैं, एक टर्म अगर कही जाए, एक न्यू आई? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि हम पहले घटनाओं को केवल रिजल्ट के रूप में देखते थे, परिणाम के रूप में देखते थे, लेकिन डेटा साइंस ने हमें क्यों और कैसे पूछने की एक न्यू आई, जो आप बोल रहे हैं ना, वो दी हुई है, थर्ड आई जिसको हम बोल सकते हैं, कि क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं अपने बैकग्राउंड की बात रिलेटेड चीजें बताऊं कि अगर कोई वेबसाइट है, अगर रात को अगर उसमें 2 बजे के आसपास ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो ये केवल कॉन्सिडेंस नहीं है, कोई संयोग नहीं है कि ट्रैफिक 2 बजे बढ़ रहा है। हो सकता है कि उसमें कोई अटैक हुआ, ब्रूट अटैक हुआ, कोई प्रकार की मेलिशियस एक्टिविटी चल रही हो। तो जब हम डेटा पैटर्न को एनालाइज करते हैं डे टू डे बेसिस पे, तो हम देख पाते हैं कि हमें एक अलग ही हिडन पैटर्न निकल के आते हैं, जो कि एक न्यू आई के रूप में काम करते हैं, जो कि हम नहीं देख सकते डायरेक्टली, लेकिन जब वो पैटर्न्स निकल के आते हैं तो वो स्टैटिक्स हमको बताते हैं कि इस तरीके का पैटर्न ड्रॉ हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ हिडन चीजें हैं। जी जी जी। अमित जी, आपने जैसे बताया और हमें जैसे मालूम है कि आप मैनेट जैसे प्रमुख संस्थान में आप रिसर्च स्कॉलर हैं, तो अमित जी, हम ये जानना चाहेंगे कि मैनेट जैसे प्रमुख संस्थान में आपका रिसर्च किस विषय पर केंद्रित है? क्या ऐसे कुछ इंसाइट्स है जो आम लोगों तक नहीं पहुंच पाते? मेरा रिसर्च टॉपिक है कॉन्सेप्ट ड्रिफ्ट मिटिगेशन इन मालवेयर डिटेक्शन। बेसिकली जो साइबर सिक्योरिटी है, मैं उस डोमेन में शोध कर रहा हूँ अभी, जिसमें डेटा की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और इसका उद्देश्य ऐसी मशीन लर्निंग मॉडल्स को बनाना है जो समय के साथ बदलते मालवेयर बिहेवियर को पहचान सके। अक्सर लोग यह नहीं समझ पाते कि मॉडल जो आज सही काम कर रहा है, कुछ महीने बाद वो फेल हो सकता है, क्योंकि मालवेयर जो है वो भी लगातार अपना रूप बदलते रहते हैं। तो हम एडेप्टिव मॉडल्स बना रहे हैं जो नए डेटा को सीखते हुए खुद को अपडेट कर रहे हैं। अगर मैं इसको और सरल करूं और सामान्य लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए अगर उसको सरल भाषा में बताऊं, सपोज करें कोई बैंकिंग जो पहले होती थी, एक बैंकिंग मॉडल के थ्रू मैं इसको बताना चाहूंगा कि बैंकिंग जो पहले होती थी उसमें डिजिटल बैंकिंग का इतना रोल नहीं था। आज डिजिटल बैंकिंग बहुत ज्यादा हो गई है, हर व्यक्ति इंटरनेट बैंकिंग का यूज
कर रहा है, यूपीआई का यूज कर रहा है, कैश कैरी करना लोग लगभग लगभग भूल गए हैं। जी। तो पहले के जो बैंक में मॉडल्स बने हुए थे फ्रॉड डिटेक्शन के लिए, अगर मैं एक डिकेड 10 साल पहले की बात करूं, तो क्या वो आज वो मॉडल जो हैं या वो मॉडल उतने ही कारगर सिद्ध होंगे आज की डिजिटल बैंकिंग के लिए? तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि वो बिल्कुल कारगर सिद्ध नहीं होंगे, क्योंकि पैटर्न पूरा चेंज हो गया, यूजर पैटर्न पूरा चेंज हो गया, बैंकिंग सर्विसिंग पैटर्न पूरा चेंज हो गया। तो वैसे ही जो मॉडल्स हम सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए बनाते हैं, जो फ्रॉड को डिटेक्ट करते हैं या किसी सिस्टम में मालवेयर को डिटेक्ट करते हैं, जी। तो डे टू डे क्या हो जाते हैं, वो ओल्ड होते हैं। उनमें पैटर्न, जो मालवेयर के पैटर्न्स आते हैं, जो फ्रॉड या फ्रॉडस्टर्स हैं, उनका जो करने के अटैक करने के जो पैटर्न्स होते हैं वो चेंज होते हैं। तो ओल्ड पैटर्न को वो बाईपास कर जाते हैं। तो उन्हीं मॉडल को हमको अपडेट करने के लिए, या मॉडल में जो प्रॉब्लम आ रही है कि पुराना मॉडल नए अटैक्स को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो यही बेसिकली कॉन्सेप्ट ड्रिफ्ट होता है, जो सिक्योरिटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से हम इंडियंस डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर में, मार्केटिंग सेक्टर में, सोशल मीडिया में, एवरीबडी is keeping her or his data is in digital format. Okay, जी। एल्बम भी जो आ रहे हैं वो डिजिटल फॉर्मेट सारी में है, चीजें मोबाइल आज में आज फोटोज भी। हाँ, डिजिटल तो फॉर्म में हो रही है। साइबर सिक्योरिटी वहीं एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है सेफ्टी के लिए, क्योंकि डेटा अगर आपका सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है, तो आपकी लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और आपका बिजनेस भी सेफ नहीं है। जी जी जी। तो अमित जी, अब आपसे है आज का हमारा सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं कि हमारे युवा साथियों के लिए डेटा साइंस एक कैरियर के रूप में कितना उपयोगी है? ऐसे कौन से नए अवसर इस फील्ड में उभर के आ रहे हैं? इस सवाल पे थोड़ा सा आप प्रकाश डाल के हमारे श्रोताओं तक के अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकते हैं? जी जी, डेटा साइंस आज के दौर में सबसे जरूरी स्किल सेट बन चुका है हर सेक्टर में। जैसे हमने पहले बात की, हेल्थ सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, एग्रीकल्चर में, मार्केटिंग में, इवन आईपीएल में भी, हर जगह डेटा एनालिसिस और डेटा साइंटिस्ट की मांग बढ़ रही है। खासकर साइबर सुरक्षा में डेटा साइंस का उपयोग हम रियल टाइम थ्रेट को पता लगा सकते हैं। स्टार्टअप में, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में, रिसर्च लैब में, हर जगह बहुत ज्यादा अवसर हैं। अब जैसे मैं रिसेंट नेस्कॉम की एक रिपोर्ट की बात करूं, तो जिसमें भारत में बताया गया था कि रिसेंटली 11 लाख से ज्यादा डेटा प्रोफेशनल्स की जरूरत या नीड बताई गई है। और जैसे एनआईसी है, जिसका काम होता है कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में डिजिटलाइजेशन को प्रोवाइड कराना है और जो उसका ढांचा है उसको बनाए रखना। इसरो जैसी संस्थाएं हैं, डीआरडीओ जैसी संस्थाएं हैं, तो उसमें भी डेटा साइंटिस्ट की मांग या डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जी जी जी। अमित जी, आप किस तरह से नए एस्पिरेंट्स को गाइड करना चाहेंगे? क्या बेसिक फाउंडेशन होना चाहिए इस फील्ड में कदम रखने के लिए? तो वो थोड़ा सा आप बताइए हमारे श्रोताओं को। जो भी छात्र इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, सबसे पहले स्टैटिक्स, प्रोग्रामिंग और डेटा हैंडलिंग टूल्स की समझ होनी चाहिए। इसके बाद मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट पर पकड़ बनाना शुरू करें। कुछ शुरुआती प्रोजेक्ट करें, जैसे कैगल एक वेबसाइट है, उस पे काफी फ्रीली अवेलेबल पब्लिक डेटा मिलता है, और ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं और वो बहुत सारे एक्टिविटीज भी करवाते रहती है। तो उस पर पार्टिसिपेट करें, धीरे धीरे अपनी अंडरस्टैंडिंग को बनाएं। जैसे मैं एक डेटा साइंटिस्ट हूँ, सपोज मैंने कोई एक प्रोजेक्ट बनाया है और मैं चाहता हूँ कि उससे लोगों को या फिर जो भी न्यू रिसर्चर हैं उनको हेल्प मिले, तो मैं उसको कैगल जैसे प्लेटफॉर्म पर डिप्लॉय कर देता हूँ, ताकि वहां से लोग उसको देख सकें, यूज कर सकें और उस पर कुछ एनहेंस कर सकें। तो वैसे प्रोजेक्ट को आप लीजिए और उस पे रिवर्स इंजीनियरिंग परफॉर्म करके हाउ दे आर मेक्ड बाय द यूजर, उसको आप समझिए और धीरे धीरे उसकी डेप्थ में जाइए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा कि अगर आप रिसर्च फील्ड में आना चाहते हैं तो रिसर्च पेपर पढ़िए, जो फ्रीली अवेलेबल जर्नल्स हैं, जैसे गूगल स्कॉलर है, आर्काइव है। अगर आपके पास पेड जर्नल की फैसिलिटीज है तो IEEE के जर्नल्स है, साइंस डायरेक्ट के जर्नल्स हैं, तो उनसे आपके इंटरेस्टिंग डोमेन वाले रिसर्च पेपर डाउनलोड कीजिए, उनको पढ़िए, उनको समझिए। और कोडिंग के साथ साथ लॉजिक, जो सोचने समझने की क्षमता मैंने आपको बताई थी, लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉजिक को एनहेंस कीजिए, पढ़िए, वो आपको धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा लॉजिक। जी। अमित जी, और अब आखिर में चलते चलते हमारे रेडियो सुन रहे श्रोताओं के लिए आपका एक इंस्पिरेशनल मैसेज, आप हमारे ऑडियंस, हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, जब हम असल जिंदगी की चुनौतियों को हल करने में डेटा साइंस का इस्तेमाल करेंगे, जी तो आप खुद ब खुद देखेंगे कि आपको समझ में आएगा कि आप बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टूवर्ड्स द सोसाइटी, टूवर्ड्स द टेक्नोलॉजी। तो इंस्पिरेशनल मैसेज में मैं एक ही चीज आपको बोलना चाहूंगा कि जो मैं
फॉलो करता हूँ और मैं खुद इस चीज को बिलीव करता हूँ कि सपने बड़े देखिए, लेकिन उसके पीछे की मेहनत को कभी छोटा मत समझिए। क्योंकि हम लोग इन जनरल मतलब हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और पीपल्स आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक इन देयर लाइफ। तो ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत अच्छी बात है, आशावादी आप रहिए, हमेशा रहिए, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है, जो हार्डवर्क है, उसको आप हमेशा वैल्यू कीजिए, उसको उतना कीजिए, उसको उतना निभाइए। तो सपने बड़े देखने का बहुत ज्यादा महत्व है, अदरवाइज सपने ही देखते रह जाएंगे। और डेटा साइंस जैसे क्षेत्रों में सफलता तभी मिलती है जब आप पेशेंस के साथ, डेडिकेशन के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ निरंतर अभ्यास करते रहेंगे। हाँ जी अमित। टेक्नोलॉजी से समाज की सेवा भी की जा सकती है, बस उसे उसके लिए सोच भी बड़ी होनी चाहिए और इरादा भी मजबूत होना चाहिए। और टेक्नोलॉजी से भी आप समाज को बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, लोग कर रहे हैं और ऐसा हो रहा है। जी अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने अनुभवों और सोच को हमारे साथ बांटकर न सिर्फ डेटा साइंस का डीपर पर्सपेक्टिव दिया, बल्कि रेडियो सुन रहे हमारे युवा साथियों को नए सपने देखने की हिम्मत भी दी।